ये कहानी मैं राज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। मेरा नाम राज है और ये जो आप अभी अपने सामने ब्लू कलर के अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, मैं यहीं पर रहता हूं। इन घरों को बने अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए मैं बस कुछ ही गिने चुने लोगों में से हूं जो यहां पर रहते हैं। इस सोसाइटी में टोटल 4 बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी के अपार्टमेंट्स थोड़े छोटे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क के उस पार बिल्डिंग सी और डी हैं, जिनके अपार्टमेंट मेरे वाले अपार्टमेंट से थोड़े बड़े हैं। यह था मेरी सोसाइटी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और अब मैं आपको बताता हूं एक खौफनाक घटना के बारे में, जो हमारी सोसाइटी में 2 महीने पहले घटित हुई। वो एक संडे का दिन था, जब मेरी सुबह की शुरुआत एक लड़के की दर्द भरी चीखों के साथ हुई। मैं जैसे ही भागकर बालकनी में गया और मैंने नीचे की तरफ देखा, तो मुझे पता चला कि मेरे सामने वाली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नए लोग रहने आए हैं। और जो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो भी उन्हीं लोगों के साथ आया था। उन लोगों को देखकर जो सबसे अजीब बात मुझे उस समय लगी, वो ये थी कि उन्होंने उस लड़के का हाथ एक चेन की मदद से उस ट्रक के गेट पर बांधा हुआ था, जिस ट्रक में उनका सामान लोड होकर आया था। और ये देखकर मुझे जितना बुरा लग रहा था, उतना ही मैं हैरान भी हो रहा था। मेरी ही तरह आसपास के कुछ और लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर इस नजारे को हैरान होकर देख रहे थे। उसी शाम इवनिंग वॉक पर जाते हुए मैंने हमारी कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, अरे राजू, ये जो नए लोग यहाँ रहने आए हैं, ये कौन है? और उनका एक फैमिली मेंबर इतना चीख क्यों रहा था? भैया, ये टोटल 3 लोग यहाँ रहने आए हैं। मियाँ, बीवी और उनका 14 साल का बेटा है। जो अंकल जी हैं, उनका नाम हेमंत है और वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बड़े अफसर हैं। आंटी जी हाउसवाइफ हैं और उनका बेटा शोर मचाने के सिवा कुछ नहीं करता। ओह अच्छा, पर वो इतना चीखता और चिल्लाता क्यों है? जी, इन लोगों के आने से पहले ही सोसाइटी की मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि उस लड़के को कुछ मानसिक दिक्कत है, इसलिए कभी कभार वो चीखने और चिल्लाने लग जाता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ भैया, बेचारा लड़का। खैर, इस बारे में कोई कर भी क्या सकता है, अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा, एक बात बताओ, वो लोग फ्लैट नंबर C1 में आए हैं या C2 में? जी, उन लोगों ने दोनों ही मकान खरीदे हैं। खूब मालदार लोग लगते हैं वो। एक मकान बेटे के लिए लिया है और एक मियाँ बीवी ने अपने लिए लिया है। मुझे ये बात सुनकर काफी अजीब लगा कि 3 जनों के रहने के लिए उन लोगों ने 2 मकान खरीदे हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो लोग रहने आए हैं, वो पहले ही 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं और साइज में काफी बड़े हैं। खैर, इस बारे में मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और उसके बाद मैं अपनी इवनिंग वॉक पर निकल गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपनी एक शर्ट सड़क के उस पार वाले धोबी को देने गया। बिजू भाई, इस शर्ट को एकदम अच्छे से और ध्यान से प्रेस करना। कल मुझे ऑफिस की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में इसे पहनना है, इसलिए ध्यान रखना कि ये बिल्कुल भी गंदी ना हो। और फिर मैं सोसाइटी के गेट की तरफ जाने लगा, जहां कुछ ही देर में मुझे मेरी ऑफिस की कैब लेने आने वाली थी। और तभी वो नए पड़ोसियों का लड़का मेरे कान के पास जोर से चिल्लाया। उसके इस तरह अचानक से मेरे कान के इतनी पास चिल्लाने से मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गया। जब मैंने खुद को संभाला तो मैं वापस अपने काम पर जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरी नजर उस लड़के पर एक बार फिर से गई। वो अपने घर के अंदर तो था, लेकिन उसका बायां हाथ एक चेन से बंधा हुआ था। और ये चीज देखकर मैं बहुत ही शॉक हो गया। और तभी मैंने मन में सोचा, उस दिन भी इस लड़के का हाथ कार्गो ट्रक पर एक चेन से बंधा हुआ था और आज घर के अंदर भी इसका हाथ चेन से बंधा हुआ है। कोई पेरेंट अपने बच्चे को ऐसी हालत में कैसे रख सकता है?
मुझे ऐसा नजारा देखने के बाद बहुत दुख हुआ और मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर ऑफिस के लिए निकल गया। उस दिन के ठीक 2 दिन बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और रात के करीब 2:30 बज रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं अपनी बालकनी में जाकर बैठ गया और म्यूजिक सुनने लगा। तभी अचानक से मेरी नजर सामने वाली बिल्डिंग में होती हुई एक हलचल की तरफ गई। मेरी नई पड़ोसन आंटी बहुत ही दबे पांव अपने घर से निकली और फिर उन्होंने आसपास देखा और धीरे से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उन्होंने ये काम इतनी सावधानी के साथ किया कि मुझे उनकी कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज तक नहीं आई और अगले ही पल वो अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। मैंने इस बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और अपना म्यूजिक सुनता रहा। करीब 10 मिनट के बाद जब वही कार वापस आई तो मैंने देखा कि वो आंटी एक थैला लेकर अपनी कार से निकली हैं। और फिर उन्होंने धीरे से अपने फ्लैट नंबर C1 की विंडो पर नॉक किया और ये वही फ्लैट था जिसके बाहर उस लड़के ने मुझे डरा दिया था। नॉक करने के तुरंत बाद ही किसी ने वो खिड़की खोली और उस आंटी से वो थैला ले लिया। मुझे अंधेरे की वजह से ये पता तो नहीं चला कि वो थैला किसने लिया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो उनका बेटा ही होगा, क्योंकि उस दिन भी वही मुझे उस घर के अंदर दिखा था। थैला पकड़ाने के तुरंत बाद ही वो आंटी वापस अपने वाले अपार्टमेंट में चली गई। ये नए पड़ोसी तो बहुत ही अजीब हैं। कुछ ही दिनों के बाद मेरे ऑफिस के टाइमिंग्स बदल गए। ऑफिस में वर्कलोड बहुत ही ज्यादा था, इसलिए मुझे दोपहर के 3 बजे ऑफिस जाना पड़ता था और रात के 3 बजे ही मेरी ऑफिस कैब मुझे वापस भी छोड़ने आती थी। एक फ्राइडे नाइट में रात के 3 बजे अपनी ऑफिस कैब से घर वापस आ रहा था। हम सभी शांति से बैठे हुए थे कि तभी अचानक मुझे गाड़ी की खिड़की से सड़क किनारे खड़े हुए मिस्टर हेमंत दिखे। वो एक अंधेरी सुनसान सड़क पर एक आदमी के साथ खड़े हुए थे और वो आदमी उन्हें एक थैला पकड़ा रहा था। मेरी ऑफिस कैब मिस्टर हेमंत की कार के एकदम बगल से होते हुए निकली थी, इसलिए मुझे उनका चेहरा पहचान में आ गया था। मेरी ऑफिस कैब ने ठीक 3:10 पर मुझे मेरी सोसाइटी के बाहर उतार दिया। मैं जल्दी से सोसाइटी में घुसा और अपने घर जाकर बालकनी में छुपकर बैठ गया और नए पड़ोसियों के घर की तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर में मिस्टर हेमंत की काली गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी और उसमें से मिस्टर हेमंत निकले। उनके पास भी वैसा ही थैला था जैसा उस दिन उनकी पत्नी के पास था और उन्होंने भी उसी रात की तरह अपने दूसरे अपार्टमेंट की खिड़की पर नॉक किया और अंदर से किसी ने खिड़की खोलकर उनके हाथ से वो थैला ले लिया। उसके बाद हेमंत जी ने 1-2 बार इधर उधर देखा और फिर वो अपने घर के अंदर चले गए। इस परिवार की ऐसी गतिविधियां देखकर मुझे इन पर शक होने लग गया था। मुझे ये तो नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये जरूर डाउट था कि ये लोग जो भी चीज कर रहे हैं वो पक्का कुछ गलत है। एक रात मैं पूरा टाइम जगा रहा और मैंने दिमाग लगाया कि आखिर इनकी संदेहजनक गतिविधियों का मैं कैसे पता लगाऊं। मिस्टर हेमंत की वाइफ भी लास्ट वीक फ्राइडे को ही कार लेकर निकली थी और वो भी फ्राइडे की ही रात थी जब मैंने हेमंत जी को सड़क पर खड़े देखा। शायद ये लोग सिर्फ फ्राइडे को ही अपना सीक्रेट काम करते हैं। और फिर सुबह होते होते मेरे दिमाग में भी एक दमदार आइडिया आ ही गया।
मैंने अपने फोन पर Amazon की शॉपिंग ऐप खोली और फिर मैंने वहां से एक बहुत ही छोटा सा वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑर्डर कर दिया। इस वॉइस रिकॉर्डर की स्पेशलिटी ये थी कि ये एक ही बार में लगातार 3 घंटे तक वॉइस रिकॉर्ड कर सकता था। इससे मेरा काम बन जाएगा। अगला दिन संडे था और Amazon ने मुझे एक ही दिन के अंदर मेरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब मुझे बस वेट करना था फ्राइडे नाइट के आने का, जिस दिन मैं अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। 5 दिन बीत गए और फाइनली वो रात आ ही गई जो मुझे और पूरी सोसाइटी को एक बहुत ही बड़ा शॉक देने वाली थी। मैंने रात के 1:30 बजे नीचे जाकर मिस्टर हेमंत की कार के नीचे रिकॉर्डिंग डिवाइस को फिट कर दिया। और फिर मैं अपने घर आकर चुपके से बालकनी में बैठ गया और रात के 3 बजने का इंतजार करने लगा। रात के ठीक 3 बजे ही आज एक बार फिर से हेमंत जी का दरवाजा खुला। उन्होंने गाड़ी में घुसने से पहले एक बार फिर से आसपास नजर दौड़ाई और धीरे से अपनी कार में बैठकर निकल गए। पंद्रह मिनट के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से अपने फ्लैट नंबर C1 की विंडो पर नॉक किया और खिड़की खुलने पर अंदर एक थैला पकड़ा दिया और फिर वो दबे पांव अपने फ्लैट नंबर C2 में चले गए। बस थोड़ी सी देर इंतजार करने के बाद मैं मिस्टर हेमंत की गाड़ी के पास गया और जल्दी से अपना रिकॉर्डर खोलकर ले आया। और जब मैंने रिकॉर्डिंग डिवाइस का मेमोरी कार्ड निकालकर अपने कंप्यूटर में डाला तो मैंने वो कन्वर्सेशन सुनी जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब जो आप कन्वर्सेशन सुनने वाले हैं ये वही रिकॉर्डिंग है जो मेरे रिकॉर्डर ने तब रिकॉर्ड करी जब मिस्टर हेमंत अपनी कार लेकर रात के 3 बजे किसी से मिलने गए। कैसे हो कल्लू? मैं बढ़िया साहब, आप सुनाइए। बस सब ठीक है। आज कैसा माल लाए हो? आज का माल थोड़ा बुढ़ा था साहब। एक गरीब आदमी था जो कि फुटपाथ पर सोया हुआ था। अरे यार, तुम्हें कितनी बार बोला है, बुढ़े लोगों का मीट मेरे बेटे को नहीं पसंद। अगली बार अच्छा और ताजा माल लाना। जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, ये लो तुम्हारे पैसे। अब अगले फ्राइडे मिलते हैं। जी शुक्रिया साहब। ये कन्वर्सेशन सुनकर मुझे मेरे कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था, पर मैंने हिम्मत बांधी और उसी वक्त पुलिस को फोन लगा दिया। सर, मैं फ्लैट नंबर B2 झुंझुना अपार्टमेंट से राज बोल रहा हूं। प्लीज आप अभी के अभी यहां आ जाइए। पुलिस जैसे ही मेरे घर आई मैंने उनको सब कुछ बता दिया और उनको वो वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग भी सुनाई। पुलिस की टीम उसी वक्त हेमंत जी के घर जा पहुंची और उन्होंने मिस्टर हेमंत को, उनकी वाइफ को और उनके बेटे को धर दबोचा। हमारी क्या गलती है इसमें? हमारे बेटे को जब तक इंसानी मीट नहीं मिल जाता वो भूख से तड़पता रहता है। उसको ये आदत तब लगी जब 2 महीने पहले एक दिन स्कूल में उसकी लड़ाई एक लड़के से हो गई थी और उसने उस लड़के की बाजू पर काट खाया था। उसके कुछ दिन बाद से ही वो कहने लगा, मम्मी मुझे वो खाना है। क्या खाना है? पालक पनीर? नहीं, वो शाही पनीर खाना है क्या? नहीं मम्मी। फिर क्या? वो जो स्कूल में खाया था। स्कूल में क्या खा लिया तुमने? ये। और उस दिन पहली बार था जब उसने मेरे हाथ पर काट लिया था। हमने सोमू की प्रॉब्लम एक बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट को भी बताई, लेकिन उनकी शॉक थेरेपी से इसकी हालत और खराब हो गई और अब वो पागलों की तरह चिल्लाने लग गया था। हम दोनों को अब एक ही घर में सोमू के साथ रहते हुए डर लगने लगा था।
इसलिए हम इस सोसाइटी में रहने चले आए और यहाँ 2 अपार्टमेंट ले लिए, एक हमारे लिए और एक सोमू के लिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एक सुपारी किलर को हायर कर लिया, जो हर फ्राइडे किसी ना किसी इंसान को मारकर उसके पार्ट्स निकालकर हमें दे जाता है और फिर हम वो थैला सोमू को दे देते हैं, जिसे सोमू पूरा 1 हफ्ते तक चला लेता है। ऐसा करते हुए हमें अभी 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में कितने लोगों को मरवा चुके तुम लोग? कुल मिलाकर 9। मेरे नए पड़ोसियों के इस घिनौने खुलासे के बाद पुलिस ने उस सुपारी किलर को भी धर दबोचा। मिस्टर हेमंत को, उनकी वाइफ को और सुपारी किलर को तो जेल में डाल दिया गया और अब उनके बेटे का एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत को सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए और एक दिन अपनी लाइफ एक आम इंसान की तरह अच्छे से जी पाए।